Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic of Contact Act. In the last previous class of Contact Act, we have already discussed about the concept of acceptance. In today's class, we will discuss about the proposal. चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। प्रपोजल, अगर हम बेयर एक्ट पे जाएं, आप सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट ले लीजिए। उसकी अगर आप सेक्शन 2A को देखें जो मैंने लिखा हुआ है, सेक्शन 2A डिफाइन प्रपोजल एज, प्रपोजल किसे कहते हैं? वन पर्सन साइनिफाइज, एक पर्सन साइनिफाइज मीन कम्युनिकेट कर देता है। प्रपोजल अदर मीनिंग इज ऑफर, अदर नेम इज ऑफर। मान लो मैंने किसी को प्रपोजल भेजा कि मैंने अपना हाउस जो है 20 लाख में बेचना है। अगर आप विलिंगनेस हो उस काम को करने के लिए, या टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या उस काम से दूर होने के लिए, विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अदर, दूसरे की मुझे असेंट लेनी है। मैंने प्रपोजल भेजा 20 लाख में मकान बेच रही हूँ, दूसरे की मुझे असेंट लेनी, क्या वो उस प्रपोजल में जो असेंट देगा? वन पर्सन साइनिफाइज टू अनदर इज विलिंगनेस, एक व्यक्ति कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट मतलब विचारों का आदान प्रदान करता है, अपनी विलिंगनेस बताता है, अपनी कंसेंट बताना है कि क्या वो करेगा या करने के लिए तैयार है। एनीथिंग विद ए व्यू, कोई भी ऐसी चीज़ विद ए व्यू, एक ऐसे तरीके, व्यू क्या होता है? व्यू में नज़रिया बोलते हैं। विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, जिससे कि वो दूसरे की असेंट कंसेंट ले सके, ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और अब्सटिनेंस, उसके एक्ट के लिए या अब्सटिनेंस के लिए। अब्सटिनेंस का मतलब होता है एक तरीके से आप उसको ना करने की बात कर रहे हो। तो उसे क्या बोला जाता है? प्रपोजल बोला जाता है। इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है। अगर इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम इसको लर्न करेंगे तो किसी भी कंडीशन में हम इसे लर्न नहीं कर सकते। तो इसमें यही बात है कि प्रपोजल को आप अगर सिंपल मीनिंग है समझे, ऑफर होता है, इंग्लैंड में उसे ऑफर बोला जाता है। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने प्रपोजल वर्ड यूज किया है। एसेंशियल क्या है? पहला है देयर मस्ट बी टू पर्सन्स बिटवीन होम द अग्रीमेंट टेक प्लेस। प्रपोजल है, उसके बाद असेंट आ जाएगी, वो क्या बन जाएगा? एक तरीके से एग्रीमेंट बन जाएगा। प्रपोजल से प्रॉमिस हो जाएगा, प्रॉमिस से जब वो एक दूसरे को प्रॉमिस कर लेंगे तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा, और एग्रीमेंट में जब एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ हो जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो कह रहा है कि 2 पर्सन होना जरूरी है। नॉर्मल बात है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक तरीके से, फ्यूचर में तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो हम प्रपोजल भेज रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ें 2 पार्टी होनी जरूरी है। इन द केस ऑफ ग्राफ वर्सेस हिवान, ये केसेस के नेम जो मैं इसमें मेंशन करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना। इन द केस ग्राफ वर्सेस हिवान देयर वाज एन अनरजिस्टर्ड क्लब, एक ऐसा क्लब था जहाँ लोग इकट्ठे होकर बैठते थे, टाइम पास करते थे, अनरजिस्टर्ड क्लब था। वेयर एनी पर्सन हु टेक वाइन, जहाँ कोई भी व्यक्ति अगर वाइन की डिमांड करता, हैज़ टू डिपॉजिट, उसे कुछ रुपया जो है काउंटर पर देना पड़ता। सेल टैक्स अथॉरिटी असेस द सेल टैक्स, सेल टैक्स अथॉरिटी ने उस पर सेल टैक्स तो लगाएगी। जब आप कुछ प्रोडक्ट बेचोगे उसके बदले में रुपया ले रहे हो, सेल टैक्स तो लगाएगी। ऑन द प्ली दैट द क्लब सोल्ड वाइन टू इट्स मेंबर, इस बेस पर सेल टैक्स लगाया कि वो अपने क्लब के मेंबर्स को वाइन सोल्ड करता है। फिर क्या हुआ, चलो देख लेते हैं। द क्लब टुक द कंटेंशन, क्लब ने क्या बात रखी? क्लब ने कहा दैट फॉर सेल देयर शुड बी मिनिमम 2 पार्टीज, अगर सेल होगी तो उसके लिए कम से कम 2 पार्टी जो होनी चाहिए, नॉर्मल बात है। सिंस द क्लब वॉज अनरजिस्टर्ड, क्लब तो अनरजिस्टर्ड है, एंड ऑल्सो नॉट अ लीगल पर्सन, तो लीगल पर्सन भी नहीं है। इट वॉज सच नॉट अनदर पार्टी, और ना ही यहाँ कोई दूसरी पार्टी है। एज सच द मेंबर्स वर द ओनर्स ऑफ द वाइन, जो मेंबर्स हैं यहाँ पर वो वाइन के ओनर्स हैं। द प्रॉपर्टी एंड असेंट ऑफ द क्लब बिलोंग्स टू इट्स मेंबर, कि जो प्रॉपर्टी और जो असेट्स है, असेट्स का मतलब जो प्रॉपर्टी थी वाइन जो क्लब बना रखा था और उसमें जो भी और अदर मटेरियल था वो सारा क्लब के मेंबर्स का ही लाया हुआ है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड तो थी नहीं। द प्ली ऑफ द क्लब वॉज अपहेल्ड, वो प्ली जो है क्लब की उसको अपहेल्ड किया गया। एंड द असेसमेंट ऑफ द सेल टैक्स, जो असेसमेंट था सेल टैक्स का उसे क्या कर दिया गया? अब कैंसिल कर दिया गया। तो ये है फैक्ट कि जहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, 2 पार्टीज होना वहाँ जरूरी है। अब अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, थोड़ा सा इसमें इशू है तो इसको हम रिमूव करते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ लिखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है वो देख लीजिए। इन द लालमन शुक्ला वर्सेस, सेकंड पॉइंट कहता है प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। प्रपोजल जो है, मान लो मैंने किसी व्यक्ति को प्रपोजल तो भेज दिया लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं हुआ, उस व्यक्ति तक पहुंचा ही नहीं, तो वो जो प्रपोजल नहीं माना जाएगा।
इन द केस ऑफ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, इस केस में बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये आपको याद भी रह जाएगा। अ बॉय absconded फ्रॉम होम, एक लड़का घर से भाग जाता है। हिज अंकल सेंट हिज सर्वेंट इन सर्च, उसका अंकल कहता है नौकर को कि जाके भी ढूंढ के लाओ। व्हेन द सर्वेंट वेंट इन सर्च ऑफ द बॉय, जब नौकर जाता है ढूंढने के लिए, द अंकल बाय हैंडबिल ऑफर टू पे ₹501। अब उसका अंकल कहता है कि जो भी इसको पकड़ के लाएगा, ढूंढ के लाएगा, 501 रुपया मिलेगा। प्रपोजल दे दिया। द सर्वेंट हैज नो नॉलेज, अब सर्वेंट को नॉलेज ही नहीं थी, यानी कि सर्वेंट तक तो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। द सर्वेंट केम टू नो ऑफ द अदर, सर्वेंट ने किसी दूसरे व्यक्ति से जाना। ओनली व्हेन ही ऑलरेडी टेस्ट द बॉय, और वह लड़के को पहले ही ढूंढ के ला चुका था। ही ब्रॉट एन एक्शन टू रिकवर द रिवार्ड, उसने कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल किया कि उसे जो प्राइज है वो मिलना चाहिए। दैट देयर वॉज कॉन्टैक्ट, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट बना हुआ था। इट वॉज हेल्ड दैट, ये बात कही गई, इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट ए कॉन्टैक्ट, एक कॉन्टैक्ट बनाने के लिए देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर, दूसरे आदमी की एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। जब उसने उसके अंकल ने जो लापता हुआ बच्चा, उसके अंकल ने कुछ रुपया अनाउंस किया, कुछ रिवार्ड अनाउंस किया, तो उस टाइम तक उसने तो उसका जो कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं था उस सर्वेंट के साथ। कह रहा है कि अनलेस देयर इज नॉलेज ऑफ एन ऑफर, ऑफर की नॉलेज तो उसे होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस तो होना चाहिए, तभी तो वो कॉन्टैक्ट की फॉर्म में आएगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द प्रपोजल मस्ट बी विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर, प्रपोजल ऐसा होना चाहिए, इस व्यू के साथ, इस नज़रिए के साथ उसको लाया जाना चाहिए कि दूसरे के उसमें असेंट लेना जरूरी है। इफ वन एक्सप्रेसेस द विलिंगनेस टू अनदर, एक व्यक्ति अपनी इच्छा दूसरे व्यक्ति को बताता है, बट सीक सजेशंस, उससे कुछ सुझाव लेता है, या वो ये चाहता है कि दूसरा अपनी ओपिनियन दे, तो द एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस इज नॉट ए प्रपोजल, तो ये जो है एक्सप्रेशन है उसकी कंसेंट का, तो ये प्रपोजल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ उसने ओपिनियन मांगा है। एग्जाम्पल, राइट्स टू लेटर टू बी, ए ने लेटर को लिखा बी को, दैट ही वांट टू सेल हिज फ्लैट इन ₹3 लाख में वो फ्लैट बेचना चाहता है, ये प्रपोजल नहीं है। हालांकि ए साइनिफाइज ने, ए ने अपनी जो विलिंगनेस है उसके रिगार्डिंग, फ्लैट के रिगार्डिंग तो साइनिफाई कर दी थी। यहाँ पे जो वर्ड है कार नहीं आएगा, यहाँ वर्ड आएगा फ्लैट। बट इफ ए राइट्स दैट, अगर ए यहाँ लिखता ही वॉन्ट टू सेल इज फ्लैट इन प्राइस ऑफ 3 लाख, वह 3 लाख में बेचना चाहता है उस फ्लैट को, विल यू बाय, क्या तुम खरीदोगे, तो ये क्या बन जाता, प्रपोजल बन जाता। टेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, अब प्रपोजल तो दे दिया, अब उसका क्या टेस्ट है कि किस तरीके से प्रपोजल कम्युनिकेट होना चाहिए, किस तरीके से सामने वाला जो है उसे एक्सेप्टेंस दे। इन इंडिया देयर इज नो लॉ इन दिस पॉइंट, इंडिया में इस पर कोई पॉइंट नहीं है। इन द इंग्लिश केस, अगर इंग्लिश केस हम देखते हैं, उपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट वर्सेस पॉवेल 1942, वेयर अ फायर ब्रोक आउट इन द डिफेंडेंट्स फार्म, जहां डिफेंडेंट के खेत में आग लग गई थी। बिलीविंग दैट, इस बात का विश्वास करते हुए, ही वॉज एंटाइटल टू द फ्री सर्विस ऑफ अपटन फायर ब्रिगेड, से उसने फ्री सर्विस ले ली। द डिफेंडेंट्स फार्म वॉज नॉट विद इन द फ्री सर्विस जोन, डिफेंडेंट का जो खेत था फ्री सर्विस जोन में नहीं था। अपटन ने अब क्लेम किया, अपटन जो कंपनी थी जो फ्री सर्विस, जो फायर ब्रिगेड का काम करती थी, अपटन क्लेम्ड कंपनसेशन मांगा अपनी सर्विस के लिए। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि द डिफेंडेंट आस्क्ड फॉर द सीरीज ऑफ अपटन, उसने डिफेंडेंट ने जो है अपटन से सीरीज देने की डिमांड करी थी, एंड अपटन ने उसे सर्विस दी थी। हैंस द सर्विसेज वर रेंडर्ड ऑन एन इम्प्लाइड प्रॉमिस था, इस बात में कोई लिखित दस्तावेज तो नहीं था, लेकिन एक तरीके से इम्प्लाइड प्रॉमिस तो था कि वो पे देगा। अब मान लो कि कोई फ्री एरिया नहीं है, जहाँ फ्री जोन नहीं रखा हुआ, वहाँ पर अगर कोई आकर अपनी सर्विस देता है तो उसको ये इम्प्लाइडली तो होता है कि वो वहाँ से पेमेंट जरूर लेगा। अब बात करते हैं हम सेक्शन 3 की, जो कम्युनिकेशन की बात करता है। सेक्शन 3 सेज दैट द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, जो कम्युनिकेशन है प्रपोजल का, द एक्सेप्टेंस है प्रपोजल का, और द रिवोकेशन, रिवोकेशन मतलब जो कैंसिल करना है प्रपोजल को और एक्सेप्टेंस को, रिस्पेक्टिवली आर डीम्ड टू बी मेड बाय द एनेक्टर, ये किसी भी एक्ट से किया जा सकता है। उसके बदले मान लो आपने लेटर लिख दिया, या आपने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया, ओमिशन हो गया। एक्ट और ओमिशन दोनों तरीके से किया जा सकता है। एक्सेप्टेंस और रिवोकिंग बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच ए प्रपोजल, जिसको उसकी इंटेंशन थी कि वो प्रपोजल को कम्युनिकेट करेगा, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन करेगा, और विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। कहने का मतलब है कि जो एक्सेप्टेंस है किसी का, या कम्युनिकेशन हुआ है, प्रपोजल का हुआ है या रिवोकेशन का हुआ है, तो उसके अंदर क्या रिस्पेक्टिवली ये डीम किया जाएगा कि या तो किसी एक्ट से होगा या किसी ओमिशन से होगा। बस इतना ही सिंपल मीनिंग है इसका जो इम्पोर्टेंट है। फिर द वर्ड साइनिफाई यूज इन बोथ द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों डेफिनेशन अगर आप बेयर एक्ट से देखते हो तो उसमें एक वर्ड यूज होता है साइनिफाइज। साइनिफाइज वर्ड यूज होता है क्लोज ए में साइनिफाई वर्ड है, और एक्सेप्टेंस का जो आएगा
इसी के अंदर जो प्रपोजल को एक्सेप्टेंस की बात करता है वहाँ भी साइनिफाइड वर्ड यूज होता है। तो एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्टेड जो होगा प्रपोजल का, जैसे बी क्लोज में दिया हुआ है साइनिफाई वर्ड है, तो वो साइनिफाई वर्ड का यह मीनिंग क्या है? इट क्लियर्स दैट, ये साफ तौर पे कहता है कि द कम्युनिकेशन ऑफ बोथ द प्रपोजल एज वेल एज द एक्सेप्टेंस, कि दोनों साइड से कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रपोजल का भी और एक्सेप्टेंस का भी। बिना प्रपोजल के और एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन के किसी प्रकार के कॉन्टैक्ट की फॉर्मेट तो आ ही नहीं सकती। आगे एग्जाम्पल देख लीजिए। बस स्टॉप्स एट द बस स्टॉप, एक बस ऐसी जगह पर रुकती है जहाँ बस स्टॉप का साइन दिया हुआ है, पैसेंजर जो है वहाँ पर खड़ा हो जाता है। नो वर्ड्स आर यूज फॉर नीडेड टू एक्सप्लेन द इंटेंट, इस मामले में इस प्रकार की कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि वो व्यक्ति जो है किसी बोट पे चढ़ने के लिए वहाँ रुका है या ऑटोमेटिक मशीन के लिए रुका है। इट इज क्लियर दैट ही वांट्स टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप, इन नॉर्मल सेंस है कि अगर वो बस पकड़ता है वहाँ से तो वो एक लीगल रिलेशनशिप में भी शामिल हो जाएगा। फोर्थ क्या है? इंग्रेडिएंट्स। द प्रपोजल शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, प्रपोजल जो है एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में जाना चाहिए, किसी प्रकार के ऑर्डर की उसमें जो है कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी, एक ने बी को प्रपोजल दिया कि कार बेचेगा, और लेकिन ये कंडीशन है कि अगर वो 10 दिन में रिप्लाई दे देता है तो इट विल बी एज्यूम्ड, ये माना जाएगा कि अगर 10 दिन में रिप्लाई नहीं देता तो वो एक्सेप्टेड है। देयर आफ्टर 10 डेज एक्सपायर हो गए, डी ने रिप्लाई नहीं किया, देयर इज नो एक्सेप्टेंस बाय बी, बी के द्वारा कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी, एज बी इज नॉट बाउंड टू रिप्लाई, बी उत्तर देने के लिए लाइबल नहीं था। ए कैन नॉट गिव द ऑर्डर टू रिप्लाई विद इन 10, और ए जो है कैसे ऑर्डर नहीं दे सकता, एक तरीके से कंडीशन दी है, ये ऑर्डर ही तो है। ए जो है किसी तरीके से ऑर्डर नहीं दे सकता कि वो 10 दिनों में रिप्लाई करे। प्रपोजल कैन नॉट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन टू रिप्लाई, प्रपोजल ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाल सकता किसी पर कि उस सामने वाले व्यक्ति को रिप्लाई करना ही पड़ेगा। फिफ्थ इंग्रेडिएंट्स कहता है प्रपोजल वंस रिजेक्टेड, एक बार प्रपोजल अगर रिजेक्ट कर दिया जाए, मान लो किसी को मैंने प्रपोजल भेजा और उसने रिजेक्ट कर दिया, तो मुझे दोबारा से एज द रिजेक्टेड एग्जॉस्ट द, अगर मान लो रिजेक्ट हो चुका है तो दोबारा जो है उसको फ्रेश प्रपोजल भेजना पड़ेगा, वही प्रपोजल से काम नहीं चलेगा। ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी, ए बी को प्रपोजल देता है कि वो अपना टीवी बेचेगा एट ए प्राइस, एक ऐसे प्राइस पर विच वी रिफ्यूज, वी ने उसे रिफ्यूज कर दिया। नाउ एज प्रपोजल कम टू एंड, ए का प्रपोजल अब खत्म हो गया। कुछ सेकंड के बाद बी ने अपना माइंड बदल लिया और ये चाहने लगा कि मुझे वो टीवी खरीदना है, हालांकि वह उसने एक्सेप्ट तो नहीं किया था, लेकिन प्रपोजल भी अब नहीं है। इस मामले में इफ़ ए और बी वांट्स टू हैव ए कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी बांट करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं कोई टीवी वगैरह किसी प्रोडक्ट को, तो उन्हें से क्या है, फ्रेश प्रपोजल की नीड रहेगी और फ्रेश प्रपोजल वहाँ देना पड़ेगा। इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क केस है, इन हायर्ड वर्सेस रेंच 1840 का केस है। इट वॉज हेल्ड दैट एन ऑफर टू सेल ए फॉर्म, फॉर्म का मतलब एक कोई भी फॉर्म हो सकता है, 1000 रुपये में, और रिजेक्टेड बाय प्लेंटिफ, जो प्लेंटिफ ने रिजेक्ट कर दिया था, उसने उसके लिए 950 रुपये दिए थे। दिस वॉज टर्न डाउन बाय द ऑफर, ऑफर का मतलब जो ऑफर बेचता है, प्रपोजल बेचता है, अंडर ऑफर द प्लेंटिफ एग्रीज टू पे, कि यहाँ पर प्लेंटिफ एग्री हो गया 1000 रुपये पे करने के लिए। होल्डिंग दैट, इस बात को मानते हुए, डिफेंडेंट वाज नॉट बाउंड बाय एनी सच एक्सेप्टेंस, डिफेंडेंट जो है किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेंस के लिए बाउंड नहीं है। द कोर्ट सेड दैट, कोर्ट ने ये कहा कि द डिफेंडेंट ऑफर टू सेल इट, डिफेंडेंट उसको बेचना चाहता है, एंड इफ दैट हैड बीन अनकंडीशनली एक्सेप्टेड, अगर वो मान लो किसी भी प्रकार से बिना किसी कंडीशन के उसको खरीदना चाहता है तो उस मामले में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इसके अंदर फिर बाद में क्या हुआ, प्लेंटिफ ने उसी चीज़ का ऑफर भेज दिया 950 में, और उसके बाद दोबारा रिजेक्ट हो गया, और डिफेंडेंट ने जो है प्रीवियसली रिजेक्ट कर दिया था। इट वाज नॉट आफ्टरवर्ड कॉम्पिटेंट, इसके बाद अगर एक बार रिजेक्ट कर दिया तो अब कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो प्रपोजल को किसी प्रकार से रिसीव कर सके, और किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्लिगेशन है जो वहाँ पर अराइज नहीं होगा। ये आप मान के चलिए कि अगर आपने प्रपोजल भेजा है तो प्रपोजल जो है अगर एक्सेप्टेंस हो गया तो अच्छी बात है, अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है, तो फर्दर प्रपोजल जो है भेजना पड़ेगा, फ्रेश प्रपोजल भेजना पड़ेगा। यही इसमें मैटर था। पहले 1000 रुपये में बात हो रही थी, फिर 950 की बात होने लगी, तो 950 के टाइम पर तो प्रपोजल जो है रिजेक्ट ही हो चुका था, तो उसे फ्रेश प्रपोजल जो है तैयार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इन्विटेशन टू प्रपोजल क्या होता है। वो तो था प्रपोजल, अब इन्विटेशन टू प्रपोजल कि जैसे मान लीजिए आपने शोरूम्स में देखिए सामान जो जचा दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है कि किसी को कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाए, वो क्या इन्विटेशन टू ऑफर है कि आपके पास ऑफर है, आप इनमें से कुछ पसंद कीजिए, रेट लगाइए और उसके बाद परचेज कीजिए, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है, इन्विटेशन टू प्रपोजल होता है। ए स्टेटमेंट मेड बाय ए पर्सन में लुक लाइक ए प्रपोजल बट इन रियल सेंस डिफर फ्रॉम ए प्रपोजल, एक किसी ने कह दिया कि आपके लिए जी एक ऑफर है, आप ये ऑफर है,
ऑफर तो है वो, लेकिन वो इनविटेशन टू ऑफर है, वो ऐसा ऑफर नहीं है कि सामने वाले पार्टी ने अगर एक्सेप्टेंस कर लिया तो उस पर लागू हो जाएगा। इट इज़ एक्चुअली एन इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर फ्रॉम अदर। ये कहता है कि एक तरीके से आमंत्रण दिया गया कि आप आइए और इनमें अपना ऑफर जो है, ये ऑफर दिया हुआ है, आप एक्सेप्ट करना चाहते हो कर लीजिए। सम टाइम ए पर्सन मेक अ स्टेटमेंट टू अदर विद ए व्यू टू अट्रैक्ट हिम टुवर्ड। ये सिंपल लैंग्वेज है, इसको अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस के नोट्स के लिए, और या मान लो किसी ने एलएलबी का एग्जाम देना है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अंडर इंग्लिश लॉ इट इज़ कॉल्ड एज इन्विटेशन टू ट्रीट। इंग्लिश लॉ में जो इस प्रकार का जो ऑफर होगा, प्रपोजल होगा, उसे इन्विटेशन टू ट्रीट बोलते हैं। एन ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन होता है। फाइनल एक्सप्रेशन का मतलब, ऑफर का मतलब होता है प्रपोजल, जो हम प्रपोजल डिस्कस कर चुके हैं। फाइनल होता है, इसे इन्विटेशन दिया जाता है दूसरी पार्टीज को, आप आइए, इसको एक्सेप्ट कीजिए, और इसको जो है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ करके हम कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। अब कह रहा है कि बिड और टेंडर, जो बिड निकलती है, बिड लगाते हैं, बोली लगाई जाती है, ऑक्शन सेल्स होती हैं, वो क्या होता है? इन्विटेशन टू प्रपोजल ही तो होता है। वन द कॉन्ट्रैक्टर सबमिट द टेंडर, जब कॉन्ट्रैक्टर सबमिट कर देता है टेंडर को, वो तब प्रपोजल बनता है। उससे पहले न्यूज़पेपर में कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आया हुआ है कि इतने रुपए की यहाँ पे बिड है, आपने ये टेंडर निकला, इसको आप बिड लगाइए, बिड बोली बोल दी गई। उसमें जब जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने टेंडर को सबमिट कर दिया, उस टाइम से वो प्रपोजल बन गया, अदरवाइज जो है वो अभी इन्विटेशन टू ट्रीट ही माना जाएगा। एन ऑक्शियर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द हाईएस्ट बिड। ऑक्शियर भी इस बात के लिए बाउंड नहीं है कि जो हाईएस्ट बिड है उसको वो एक्सेप्ट करेगा। द एक्सेप्टेंस ऑफ ए बिड बाय फॉल ऑफ हैमर, एक्सेप्टेंस तो तब माना जाएगा जब उसने हथौड़ा जो हैमर होता है, हथौड़ा होता है, वो फेंक दिया जाता है। जैसे कहते हैं ना, 2 लाख 1, 2 लाख 2, 2 लाख 3, फिर हैमर को स्ट्रोक कर दिया, उस पर स्ट्रक कर दिया, तो उसके बाद ही वो प्रपोजल जो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। पर एन ऑक्शन सेल वॉल कैंसिल, मान लीजिए कोई ऑक्शन सेल कैंसिल हो जाती है और प्लेंटिफ जो है उसके बाद ट्रैवल जो एक्सपेंसेस है उसकी डिमांड करता है। मान लीजिए एक आदमी है, मुंबई में कोई ऑफर है, उसके लिए वो गया है दिल्ली से, वो कहता है कि मुझे जो एक्सपेंसेस मिलने चाहिए, खर्चे मिलने चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि जब वो ऑक्शन ही कैंसिल होगी तो उसको किसी प्रकार का खर्चा वहाँ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से कैटलॉग्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो दुकानें होती हैं, कपड़े की दुकानें, कहीं कैटलॉग्स आते हैं, वो क्या है कि पिक्चर्स वगैरह भेज देते हैं, कैटलॉग भेज देते हैं बुक के फॉर्म में, आप देख लीजिए इनमें से कौन से सूट्स आपको पसंद है जो आप परचेज कर लीजिए, तो वो क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर माना जाएगा, इन्विटेशन टू ट्रीट माना जाएगा। एक्सपोजर ऑफ गुड्स को अगर आपने दुकान में जचा के रखा हुआ है, जैसे ग्रोसरी शॉप्स होता है, कैसे शोरूम्स होता है, मॉल्स होते हैं, वहाँ पर वो क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। इनके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड 1953। इसमें क्या था, डिस्प्ले ऑफ गुड्स जो थी कस्टमर की, वो एक फैसिलिटी के लिए लगाए गए थे, और उसके अंदर कस्टमर ने जो है आर्टिकल खरीदा, अपने बैग में रखा, ट्रॉली में रखा, तो वो एक प्रपोजल बन गया। जब तक वो अरेंज किए हुए हैं तब तक तो वो एक इन्विटेशन टू ऑफर है। उसके बाद जब वो मान लो किसी प्रोडक्ट को उठाया, ट्रॉली में रखा, तो वो क्या बन जाएगा, प्रपोजल बन जाएगा। इफ एट द काउंटर पर अगर सेलर जो है उनके प्राइस पर वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो एक्सेप्टेंस बन जाता है। द कस्टमर में विड्रॉ एनी गुड्स फ्रॉम बैग और ट्रॉली बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ द पेमेंट। कस्टमर जो है मर्जी आए तो उससे पहले कुछ प्रोडक्ट्स को साइड में भी कर सकता है और कुछ को खरीद भी सकता है। सिमिलरली द शॉपकीपर भी बाउंड नहीं है उसके प्रपोजल पर। दिस केस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट अ क्रिमिनल केस हैज बीन डिसाइडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कई बार क्रिमिनल केसेस जो है वो भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर ही बेस्ड होते हैं। व्हेन द पुलिस रेडेड द शॉप, जब पुलिस क्या करती है, रेड करती है शॉप पर, और उसको लगता है कि कोई प्रोहिबिटेड आर्टिकल है, कोई इलीगल आर्टिकल्स वहाँ बैग में है कस्टमर के, तो वो जो है प्रेजेंट करना चाह रहा है, तो जो है पुलिस जो है शॉपकीपर को एक्यूज बनाकर उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसको पकड़ जरूर सकता है। हाउएवर इट वाज हेल्ड दैट, ये बात कही गई है कि राइस हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड एट द काउंटर, राइस जो काउंटर पर एक्सेप्ट ही नहीं की गई, उसकी कोई सेल ही नहीं हुई, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, तो यहाँ पर शॉपकीपर लाइबल नहीं होगा। इसके बाद इसके रिगार्डिंग अगला है स्कीम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स इन गाजियाबाद देव अथॉरिटी वर्सेस। इसमें कहा गया था कि अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स के लिए जो स्कीम है वो भी क्या एक तरीके से इन्विटेशन टू ट्रीट है। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट व्हेन अ डेवलपमेंट अथॉरिटी अनाउंस करती है एक स्कीम की प्लॉट्स के लिए वो ब्राउचर इशू कर रही है, तो इन्विटेशन टू ऑफर है। सेवरल मेंबर्स जो है, कई मेंबर क्या करेंगे, पब्लिकली एप्लीकेशंस को ग्रैब कर लेंगे, अवेलेबल हो जाएगा और एप्लीकेशन बाद में ऑफर बन जाएगी। इसके साथ साथ एक लैंडमार्क केस हो रहा है, हार्वे वर्सेस वैसे, दिस इज ऑल्सो नोन एज बम्पर होल केस। इस केस में क्या हुआ था, द प्लेंटिफ ने टेलीग्राफ किया, मैसेज किया राइटिंग में डिफेंडेंट को कि क्या तुम बम्पर होल पेन बेचोगे। टेलीग्राफ लोवेस्ट केस प्राइस भी रखा। द डिफेंडेंट ने रिप्लाई दिया लोवेस्ट प्राइस फॉर पेन, जो लोवेस्ट प्राइस है वो 900 रुपये है। प्लेंटिफ ने इमीडिएटली सेंड कर दिया और टेलीग्राम में भेजा कि हाँ हम 900 रुपये में पेन को खरीदने के लिए तैयार हैं। डिफेंडेंट ने अब उसको बेचने के लिए मना कर दिया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो डिफेंडेंट ने सिर्फ लोवेस्ट प्राइस बताया था, उसने अपनी इच्छा नहीं बताई थी कि वो बेचेगा या नहीं बेचेगा, प्रपोजल तो बना ही नहीं है, इस मामले में वो ऑफर नहीं कह सकते उसे। प्लेंटिफ के जो लास्ट टेलीग्राम था जिसमें ऑफर टू बाय था,
बट नेवर एक्सेप्टेड, डिफेंडेंट ने उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। फिर बात आती है डिफरेंस क्या है प्रपोजल और इनविटेशन टू प्रपोजल में। दिस इज द आवर लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस लेक्चर। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल का मतलब है उसमें विलिंगनेस भी होनी चाहिए एक व्यक्ति की कि मुझे ये काम करना है और आप इसको खरीदना चाहो तो खरीदिए। लेकिन इनविटेशन टू प्रपोजल में किसी प्रकार की विलिंगनेस नहीं होती, ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में होता है। जो प्रपोजल का ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कि दूसरे व्यक्ति से असेंट लेनी, किसी एक्ट के द्वारा या ओमिशन के द्वारा, यानी कि एब्सिटेंस के द्वारा। और ऑब्जेक्ट जो होता है इनविटेशन टू का वो कह रहा है कि प्रपोजल लेना, इसमें प्रपोजल लिया जाएगा। अगर प्रपोजल में नेगोशिएशन स्टार्ट होती है तो क्या तरीका होता है? पहले प्रपोजल होगा फिर एक्सेप्टेंस होगा। लेकिन इसमें 3 स्टेजेज होती है, पहले इनविटेशन टू ऑफर होगा, फिर प्रपोजल होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगी। प्रपोजल जो है कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, इनविटेशन टू ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है जब तक कि प्रपोजल की फॉर्म में वो ना आ जाए। द बर्डन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो प्रपोजल के लिए उस व्यक्ति पर लायबल होता है एक्सेप्टेंस की गई है जिसको प्रपोजल भेजा गया था। बर्डन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है इनविटेशन टू ट्रीट में वो उस व्यक्ति पर लाए होती है जिसने स्टार्टिंग में रेट का मोल भाव किया था, बार्गेनिंग की थी। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट प्रपोजल और इनविटेशन टू ट्रीट का। कल की क्लास में जो है, जो नेक्स्ट कल का मतलब या आज भी अगर क्लास होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम जो है टाइप्स ऑफ ऑफर के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। क्योंकि जब आप वीडियो शेयर करोगे तो उससे क्या है कि आपके फ्रेंड में जो भी हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या LLB कर रहे हैं, LLM कर रहे हैं और वो भी कॉन्टैक्ट के रिगार्डिंग अगर कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो उनको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। कोरोना के काल में आप अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Thank you for watching. Have a nice day.